2016 में टाटा ने जूडियो को लॉन्च किया और देखते ही देखते 2025 तक जूडियो के 550 से ज़्यादा स्टोर हो गए। जूडियो की इस बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर अंबानी भी इस सेक्टर में कूद पड़े और धमाधम यूस्टा, एजोटे, एजियो, ट्रेंड्स की लाइन लगा दी, लेकिन इनमें से कोई भी जूडियो के सामने टिक नहीं सका। इंदर अंबानी भी कहाँ हार मानने वाले थे, वो लेके आ गए वर्ल्ड के सबसे बड़े फास्ट फैशन ब्रांड चिन को। Shein. Shine. I say Shein. It's Shein. Shein. हाँ, ये वही चिन है जिसने यूएस के बड़े ब्रांड जारा और H&M को खत्म कर दिया। आज यूएस का 50% मार्केट से चिन के पास है। 150 से ज्यादा देशों में चिन व्यापार करता है। दुनिया में जितने भी कपड़े बिकते हैं उनमें 20% हिस्सा अकेले चिन का है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब चिन इंडिया में आया। इससे पहले 2018 में चिन ने इंडिया में एंट्री ली थी। मात्र एक साल में इसके 5 मिलियन डाउनलोड हो गए थे। 10,000 पर डे ऑर्डर के साथ चिन इंडिया का टॉप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया। लेकिन 2020 में लद्दाख में हुए सीमा विवाद के बाद इंडिया ने गुनसान चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया। Center has banned 59 Chinese apps, including TikTok. In 2020, Shein, a global fast fashion giant, was abruptly banned in India amidst rising geopolitical tensions. इस बैन में चीन टिकटॉक के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऐप था। जूडियो ने इस बैन का भरपूर फायदा उठाया। 2020 में जहां जूडियो के 57 स्टोर थे, 2025 तक आते आते 550 से ज्यादा हो गए। अब सवाल ये आता है कि 5 साल के वनवास के बाद चीन वापस कैसे आ गया। इंडिया में अभी भी चाइनीज ऐप बैन है, तो चीन ने वापस एंट्री कैसे ले ली। दरअसल चीन ने इस बार एक चाइनीज ऐप नहीं बल्कि इंडियन ऐप बनकर एंट्री ली है और इसे लाने का काम किया है भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी ने। दिसंबर 2022 में अंबानी ने एक नई कंपनी को रजिस्टर किया, नेक्स्ट जेन फास्ट फैशन लिमिटेड नाम से। अब इस नई कंपनी ने चीन के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिस एग्रीमेंट के तहत नेक्स्ट जेन फास्ट फैशन लिमिटेड इंडिया में चीन का ब्रांड नेम और उनकी टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। अब ये सारा केस इस नई कंपनी के अंडर में हुआ है, इस वजह से ये एक इंडियन ऐप बन गया। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या गवर्नमेंट ने इस एग्रीमेंट को परमिशन दे दी? अगर दी तो फिर क्यों दी? दरअसल गवर्नमेंट ने इसकी परमिशन 2 शर्तों पर दी है। पहली शर्त तो ये, चीन के जितने भी कस्टमर होंगे उनका डाटा इंडिया में ही स्टोर किया जाएगा। चीन का इस डाटा पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, ना ही वो इसे एक्सेस कर सकता है। दूसरी परमिशन ये, चीन पर जितने भी प्रोडक्ट बेचे जाएंगे उनका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही किया जाएगा। मुकेश अंबानी ने इन दोनों ही शर्तों को हंसते हंसते मान लिया, क्योंकि रिलायंस पहले से ही माई जियो हॉटस्टार जैसे ऐप्स को चलाता है, जिनके चलते इनके पास डाटा सेंटर पहले से ही मौजूद है। वहीं अगर बात करें दूसरी कंडीशन की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रिलायंस की शुरुआत एक कपड़े के व्यापार से ही हुई थी। रिलायंस टेक्सटाइल आज भी रिलायंस की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनियों में से एक है। दोस्तों आपने विमल का नाम तो सुना ही होगा। ये रेमन के बाद इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा क्लोथिंग ब्रांड है। इसे भी रिलायंस ही ओन करता है। अब सवाल ये आता है, जब रिलायंस के पास कपड़ा, टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ था, तो अब तक इंडिया में ये जूडियो को टक्कर क्यों नहीं दे पाए? इन्हें चीन की जरूरत क्यों पड़ गई? दोस्तों इसका जवाब है ये फास्ट फैशन। हाँ दोस्तों, इस फास्ट फैशन के कारण बड़ी बड़ी कंपनियां जो कई सालों से राज कर रही थी, उनकी नींद उड़ गई है। अब ये फास्ट फैशन क्या है, ये समझने के लिए हमने फैशन को 3 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी है फर्स्ट जनरेशन की। इसमें कई सारे डिजाइनर अपनी ड्रेस तैयार करते थे, फिर उन्हें मॉडल पहनकर रैंप वॉक करती थी। इनमें से जो डिजाइन सबसे ज़्यादा पसंद की जाती, फिर उन्हें आगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज दिया जाता। इसके बाद वो बाजार में आम लोगों के लिए अवेलेबल हो जाती। इस पूरे प्रोसेस में 3 से 4 महीने लग जाते। फिर आई सेकेंड जनरेशन। इसमें जारा और H&M जैसी कंपनियां आती हैं। ये कंपनियां खुद अपना कलेक्शन बनाकर सीधे अपने शोरूम में प्रेजेंट कर देती हैं, जिसके बाद कस्टमर उन्हें खरीदते हैं और मार्केट में वो एक ट्रेंड बन जाता है। इस पूरे प्रोसेस में 1 से 1.5 महीना लग जाता है। फिर आई थर्ड जनरेशन। इसमें चीन और जूडियो जैसी कंपनियां आती हैं। ये कंपनियां सोशल मीडिया और मार्केट के ट्रेंड को समझकर खुद अपनी डिजाइन बनाती हैं। फिर इन डिजाइन का हाई क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया जाता है और फिर इस प्रोडक्शन को काफी लो प्राइस पे मार्केट में बेच दिया जाता है। अब ये जो सारा प्रोसेस पहले 3 से 4 महीने का होता था, वो अब केवल 7 दिन का रह गया। अब ये सारा गेम इसी का है, क्योंकि आज का जैन जी ये सोचता है जारा और H&M से 2000 रुपए का एक शर्ट लेने से अच्छा है जूडियो और सिन से 500 रुपए के 4 शर्ट ले लेते हैं, हर 3 महीने में एक शर्ट बदलेंगे। आज पूरे वर्ल्ड में जैन जी की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है। फिलहाल इंडिया का फास्ट फैशन मार्केट $10 बिलियन का है।
लेकिन एक अनुमान के मुताबिक 2031 तक ये मार्केट $50 बिलियन का हो जाएगा। और यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण इंडिया की दो सबसे बड़ी कंपनियां आपस में फाइट कर रही है और इस मार्केट को एक्वायर करना चाहती है। दोस्तों, अगर आप रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया को देखते हैं तो आपने जरूर एक चीज को नोटिस किया होगा, उन स्टार्टअप्स को ज्यादा फंडिंग मिल रही है जो या फूड की कैटेगरी से हो या फैशन की कैटेगरी से। ये दोनों ही कैटेगरी जेन ज़ी को टारगेट करती है। लेकिन दोस्तों, टाटा की जूडियो इस मामले में काफी आगे निकल चुकी है। जूडियो के बारे में हम कभी और बात करेंगे। आज बात करते हैं सिन के बारे में। ये सिन है क्या, कैसे इसने फास्ट फैशन मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर दी और क्या ये इंडिया में जूडियो को बीट कर पाएगा या नहीं। दोस्तों, सिन की वैल्यूएशन $100 बिलियन है, जो जारा और H&M की कंबाइंड वैल्यू से भी डबल है। केवल 15 साल पहले शुरू हुई ये कंपनी आज दुनिया का सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं सिन की शुरुआत कैसे हुई थी? हम में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे सिन की शुरुआत $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट से हुई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हकीकत में सिन की शुरुआत एक नॉर्मल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस से हुई थी। ये बात है 2008 की, जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी। Heck is going on down here? I don't know. All of a sudden here we started hearing screaming. Now it's official, we are in a recession. उस समय यूएस में मैरिज ग्राउंड की प्राइस बहुत ज्यादा थी। जारा और H&M जैसी कंपनियां इन लहंगों का प्राइस 5 गुना तक चार्ज करती थी। इस प्रॉब्लम को देखकर सिन के फाउंडर क्रिस जू को एक आइडिया आया, क्यों ना इन लहंगों को चाइना में चीप में मैन्युफैक्चर कराकर यूएस में एक्सपोर्ट किया जाए। क्रिस ने चिन साइड नाम की एक वेबसाइट बनाकर उसमें लहंगों को लिस्ट कर दिया। दोस्तों, क्रिस खुद एक डिजिटल मार्केटर थे, तो उन्होंने इस वेबसाइट को यूएस में टॉप रैंक पर लिस्ट करवा दिया। कम दाम में लहंगे मिलने की वजह से ये वेबसाइट कुछ ही समय में पूरे यूएस में पॉपुलर हो गई। फिर क्रिस इसमें धीरे धीरे और भी प्रोडक्ट ऐड करते गए और 2012 में इसका नाम सिन कर दिया गया। धीरे धीरे ये सिन 150 से ज्यादा देशों में एक्सपेंड कर गया और आज पूरी दुनिया का 20% मार्केट शेयर सिन के पास है। दोस्तों, अब ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि सिन ने जैसे यूएस और बाकी देशों में मोनोपोली क्रिएट की है, क्या वो इंडिया में जूडियो को टक्कर दे पाएगा। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और हाँ गाइज, क्रेड ने अभी रिसेंटली बार्ड नाम से एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। हमने क्रेड के मास्टर प्लान वाले वीडियो में इसे डिटेल में एक्सप्लोर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर चेक करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।